बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया है ग्रुप्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट जो कल से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो पीरियोडिसिटी के बारे में होंगे, एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसमें बार बार कुछ अल्फाज इस्तेमाल होने हैं हर उसमें। जब हम उसकी ट्रेंड को डिस्कस करेंगे इन पीरियड और ग्रुप में, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि ये इसमें मसला क्या है। तो अगर आप ये समझ लेंगे कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो आपको वो सारी पीरियोडिसिटी के जितने भी टॉपिक हैं उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। देखें जी, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, कोई भी एटम ले लें सपोज। जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह इसके गिर्द एक शेल है, सपोज पहला शेल है, हम कहते हैं ये के शेल है। उसके बाद एक और शेल होता है, उसको हम कहते हैं ये एल शेल है। और उसके बाद जो हमारे पास और शेल है जी, एम शेल है। और उसके बाद एन शेल है, एंड सो ऑन। ये तादाद बढ़ती ही जाती है। पहला जो है न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद वो के शेल होता है, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। और इनकी तादाद फ़िक्स होती है। कैसे? के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं और एन में 32 आ सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? हमारे पास फार्मूला है 2n²। अगर आप ये पता लगाना चाहें कि किस सब शेल में, किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो इस फार्मूले में वो वैल्यू पुट कर। मिसाल के तौर पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम यहाँ n की जगह 1 पुट कर देंगे। आप देखिए 2 1 की जगह 1, n की जगह 1 पुट किया, स्क्वायर, तो 2 1 का स्क्वायर 1, 2 1 दा 2, वही वाला आंसर आ गया। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास, हम दूसरे शेल की तादाद मालूम करना चाहते हैं कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे 2। तो ये 2, n की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये 2 2 टू द 4 और ये आ गया जी 8, और वो वही फिगर आ गया। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि n की जगह यानी तीसरे शेल में देखना चाहें, इसी फार्मूले के अंदर आप n की जगह पर 3 पुट करें, सॉरी 2n² था ना, तो 2 × 9, तो कितना आंसर आ गया जी 18। इसी तरह उसमें अगर हम n की जगह पर 4 पुट करें, तो 2n² था, 2 4 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर 16 और ये 32, और वो वही फिगर है जो यहाँ आया था। ओके, ये तो ये बात होगी। अब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में हम लिख देते हैं 2, दूसरे में 8, 2 3 4 5 6 7 8, और उससे अगले में एम में कितने आ जाएंगे 18। चलो वो भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब एन शेल जो है ये हमारा लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है। इसमें सपोज हम कहते हैं ये 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक और बात सुन लें, ये जो आखिरी शेल होता है, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल है, वो के भी हो सकता है, वो एल भी हो सकता है, वो एम भी हो सकता है, वो एन भी हो सकता है। वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो हम जो है इस वाले शेल के 3 नाम होंगे आपके पास। पहले नंबर पे हम कहेंगे इसको वैलेंस शेल, दूसरा नाम होगा इसका आउटर मोस्ट शेल, और तीसरा नाम होगा लास्ट शेल। ये जहां भी 3 नाम बोले जाएंगे, इन सब का मतलब आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब एटम के अंदर देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि एटम की दुनिया का जो जितना कारोबार है, जो बिज़नेस है, जैसे हमारी दुनिया में जो हम बिज़नेस एक दूसरे से लेन देन करते हैं पैसों की सूरत में होता है। हम कुछ चीज़ बेचते हैं, हम पैसे लेते हैं,
हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, दूसरे को पैसे पे कर देते हैं, यानी रुपीज़ में हमारा हिसाब होता है। अमेरिका में चले जाएँ तो डॉलर में होता है, सऊदी अरेबिया में चले जाएँ तो रियाल में होता है, मतलब हर मुल्क की अपनी कंट्री। इसी तरह जो एटम्स की दुनिया की करेंसी, एटम के भी बिजनेस होते हैं, मतलब उनके जो आपस में रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, वो बेसिकली बिजनेस है उनका, आपस में एक रिलेशनशिप है। तो वो जो उनका बिजनेस आपस में होता है, वो जिस करेंसी में होता है, वो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसके अलावा और कोई उनकी शेयरिंग नहीं होती, कोई बिजनेस और नहीं होता। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ने मूव होना है, शिफ्ट होना है, लूज होना है या गेन होना है, उन सब का जो स्टे होना है वो लास्ट वाले शेल में होना है। अगर किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, तो लास्ट सब शेल से देगा। किसी से लेना है तो उसको कहाँ अकोमोडेट करेगा? लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। तो इसलिए केमिस्ट्री में एटम्स का जो आखिरी शेल है, इसकी बड़ी अहमियत होती है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर जो घर की जो बाहर वाली चार दीवारी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा स्कूल है ना, स्कूल के अंदर डिफरेंट कमरे, 30-40 क्लासरूम्स हैं। अगर इस बाहर वाली चार दीवारी ख़त्म कर दी जाए तो स्कूल की क्या शेप होगी? उधर से ये वाली रोड पर ट्रैफिक जाती नज़र आएगी, इधर से ये गली से लोग जाते हुए नज़र आएंगे, इधर भी ट्रैफिक, उधर भी ट्रैफिक, तो बड़ा अजीब सा हंगामा होगा। तो क्या हुआ था, पूरे स्कूल के गिर्द एक वाल बाउंड्री लगा दी जाती, जैसे स्टेडियम के बाहर पूरी एक वाल बाउंड्री लगा दी जाती, उसके अंदर वाली चीज़ें महफूज हो जाती। इसी तरह ये जो हमारा वैलेंस शेल है, ये समझ लें वाल बाउंड्री की तरह। अब जितना भी हर एटम की कोशिश होती है कि मैं अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। अब दूसरी बात, यहाँ से एक बात आती है ऑक्टेट की। एलिमेंट्स को जो मोस्ट स्टेबिलिटी मिलती है वो ऑक्टेट पे मिलती है, जब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। जिस नोबल गैस, जैसे जिस भी एलिमेंट के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज जैसी हो जाती है। तो दुनिया का हर एटम सिवाय नोबल गैसेज के ये चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, वो उन जैसी हो जाए जैसी नोबल गैसेज, जैसे नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टॉन की, जीनॉन की, रेडॉन की। तो हर एटम फिर कोशिश करता है कि मैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लूं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। और इसके अलावा साथ साथ इनकी ये भी कोशिश होती है कि हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन महफूज रहें, कोई छीन के ना ले जाए, कोई उनको वर्गला के ना ले जाए। तो होता ये है कि ये जो प्रोटॉन हैं, ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। जितने प्रोटॉन उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सपोज अगर एक एटम के अंदर 40 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 40 है, तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर 40 प्रोटॉन मौजूद है, यानी 40 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब ये तो इनके महफूज होते हैं जो इनके करीब है, ये इनको भी अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे लफ्जों में न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? उसके अंदर कौन रहते हैं? 2 लोग रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। हम यहां लिख लेते हैं जी, न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, नेगेटिव चार्ज बेटे। और प्रोटॉन्स ये पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। तो असल जंग जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की होती है। न्यूट्रॉन तो इस ऑर्बिट से निकल गया, मतलब वो तो इससे हिस्सा ही नहीं लेते। अब जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी। तो न्यूक्लियस की कोशिश होती है कि ये नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन, इनको ये अपनी तरफ खींचता है। प्रोटॉन जो है इनको अपनी तरफ खींच के रखता है, ताकि क्यों? ताकि कोई और एटम का न्यूक्लियस कोई वारदात ना कर सके, कोई यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसका उठा के ना ले जाए। अभी उसको पूरी ताकत के साथ उनको अपनी तरफ खींच के रखता है। हाँ जी, हाँ ले जाते हैं, हो जाती हैं चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब होगा कि ये वाला जो प्रोटॉन है, इसके अंदर चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सारे पड़े हैं, तो न्यूक्लियस जिस ताकत से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्यों? इसके न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो हमेशा अट्रैक्शन किसके दरमियान में होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो द फोर्स, वो वाली कुव्वत, वो वाली ताकत जिससे ये वाला न्यूक्लियस जो है अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ये वाली ताकत कहलाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहलाती है? या इसको न्यूक्लियर पुल भी कहते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना,
वो आप कभी किसी ऑफिस में जाते हैं, दरवाजे के ऊपर लिखा होता है पुल एंड पुश। पुश का मतलब है आपने धक्का देना है, पुल का मतलब है अपनी तरफ खींचना है। तो ये न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। तो क्या पता चला, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, द फोर्स या अट्रैक्शन विद विच न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कह लें, बल्कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स किसकी तरफ, इट्स सेल्फ, यानी अपनी तरफ खींचे, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, वो फोर्स जिसके साथ न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल, अपने वैलेंस शेल या अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर पुल, या क्या कहलाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम इंग्लिश में कहें, द फोर्स विद विच न्यूक्लियस अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जी कोई बात समझ आई? आप लोगों से सुन लो। अगले मैंने बताया ना 4 दिन के अंदर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बार बार लफ्ज इस्तेमाल होना। जब भी ये लफ्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, आपके ज़हन में फौरन ये कंसेप्ट आना चाहिए, अच्छा इसका मतलब ये है न्यूक्लियस अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो खींच रहा है, जिस ताकत के साथ खींचेगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? किसी से सुन लो जी, कौन सुनाएगा? जी अब्दुल्ला वकास जी प्लीज़, उसकी तरफ कर दें जी। यस, शाबाश, वेल डन। एनी अदर पर्सन? यस जी, अहमद हसन, ओके जी। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, वो भी कल जो हमारा टॉपिक होंगे उस पर डिस्कस होगा। अब थोड़ा सा बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये सपोज इसका वैलेंस शेल है, अब ये न्यूक्लियस इसको ज़्यादा ताकत के साथ खींचेगा, या ये वाला जो बड़ा न्यूक्लियस है जिसके एटम का साइज़ बड़ा है, ये इस अपना, अब ये भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल बना, उसका जो चौथा है वो वैलेंस शेल बना। ये वाला न्यूक्लियस ज़्यादा ताकत के साथ खींचेगा, ये वाला छोटे वाला, क्यों? उसके करीब है, करीब वाले को अट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी होता है। तो पता चला कि जितना एटम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, और जितना किसी एटम का साइज कम होता जाएगा, छोटा होगा एटम का साइज, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किसी का कोई सवाल? जी अबू जर का क्वेश्चन लें जी। नहीं, सब हर अबू जर का क्वेश्चन है कि क्या जी ये जो न्यूक्लियस है ये सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको अट्रैक्ट करता है, ये जो दरमियान में इतने सारे पड़े हैं जिनको हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? क्या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है? क्या इनको नहीं अट्रैक्ट करेगा? इनको भी अट्रैक्ट करता है, इनको भी अट्रैक्ट करता है, बल्कि बाज़ औक़ात इनकी अट्रैक्शन की वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों को वो तवज्जो मिलती ही नहीं है। इसी चीज़ को हम आगे जाके शील्डिंग इफेक्ट का नाम दे देंगे। तो सबको वो खींचता है, लेकिन मैंने बताया कि ये जो बाहर वाले हैं ये खतरा होता है इनका, ये वाले सिक्योर हैं अंदर वाले, तो बाहर वाले का ज़्यादा खतरा होता है कि कोई दूसरा एटम जो है उसका कोई इलेक्ट्रॉन उठा के ना ले जाए, कोई उचक के ना ले जाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए ये जो न्यूक्लियस है ये माँ की तरह है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसकी औलाद की तरह, बच्चे की तरह। तो जो बच्चा घर से बाहर होता है, अभी घर नहीं पहुँचा होता, माँ उसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होती है। आप देखिए, अगर शाम को अगर आप 4 भाई हैं, 2 भाई छोटे घर के अंदर मौजूद हैं, और 2 भाई जो हैं एकेडमी गए हुए हैं, रात के 9 बज गए, 10 बज गए, अभी तक घर नहीं पहुंचते, तो अम्मी किन का पता करवाती है? जो घर में फिर रहे होते हैं, एक कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में। वो तो पता है उसको, वो तो सिक्योर है, घर के अंदर है, एक कमरे में नहीं होंगे, दूसरे में होंगे। वो जो अभी तक पहुंचा नहीं है, जो घर से बाहर है, जो आउटर मोस्ट शेल में है, माँ उसके बारे में फिक्रमंद होती है। अबू को कहती कॉल करें जी, मुंडा नहीं पहुंचा जी, बेटा नहीं आया, अकेडमी कॉल कर देते, टीचर को कॉल कर देते, बच्चा अभी तक नहीं पहुंचा। छुट्टी कितने बजे हुई थी जी? 8 बजे। अब क्या टाइम हो रहा है? 9 बजे। सर बच्चा नहीं अभी तक पहुंचा। हमें कॉल्स आ जाती है इस तरह।
तो ये बिल्कुल वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ख़तरे की हालत में होता है, इसके ऊपर ज़्यादा खदशात होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा वो खींचता है। बाकी अंदर वाले भी खींचते हैं, वो सिक्योर होते हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी रिस्क में होती है। जी सर ये दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन भी खींच सकता है ये? और लो यही तो निशेमन पे बिजलियाँ गिराते हैं, वो साथ वाले दूसरे एटम भी तो खींचते हैं, और क्या कोई बाहर की तीसरी दुनिया के लोग आएंगे? नहीं सर, इसके भी वो इसके भी खींच सकते हैं। और ये बड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं, फिर ये तो चलता है ना, वो उसको अटैक करता है, उसको अटैक करता है। थैंक यू जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा।